इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटा के तहत पिछले 5 सालों में जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है, 90 लाख अराउंड लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज पर टीडीएस बचाया है। जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उन लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज बचाया, सिर्फ ये एक फॉर्म जमा करके। सरकार द्वारा ये फॉर्म जो है वो जारी किया गया है, जहां पर अगर आप बैंक में एफडी करते हैं या अलग अलग बैंकों में एफडी क्यों ना करते हो, या सेम बैंक में एक से ज्यादा एफडी है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपकी एफडी है, तो ये एक फॉर्म आप जमा करें बैंक में जाकर। अब आपका जो टीडीएस है वो नहीं काटा जाएगा। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से नया फॉर्म लाया गया है। इस फॉर्म के तहत आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। फिर चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर क्यों ना हो या कोई अन्य इनकम जो उस फॉर्म के तहत लागू की गई है, उसके तहत आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। जैसे डिविडेंड हो गया, सिक्योरिटीज पे कोई ब्याज अगर आपको मिल रहा है, या फिर प्रीमेच्योर विड्रॉ अगर आप करते हैं प्रोविडेंट फंड का, तो उस पर आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये फॉर्म बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनकी यहां पर फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, और सालाना के तौर पर उनको अगर ब्याज दिया जा रहा है तो उस ब्याज पर आपका टीडीएस बैंक द्वारा काटा जाता है। एक लिमिट से अगर क्रॉस कर जाता है, उस टीडीएस को बचाने के लिए ये आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। कई लोगों ने इसका लाभ जो है वो उठाया है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पता ये होना चाहिए इस फॉर्म में कैसे आपको डिटेलें भरनी है और ये फॉर्म कब आप एलिजिबल होंगे या नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। अगर आप छूट लेना चाहते हैं टीडीएस की, कोई भी टैक्स नहीं लगवाना चाहते टीडीएस पर, तो उस केस में ये वीडियो आज का कंप्लीटली जरूर देखें। फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज पे जो भी टीडीएस का जो कानून है उसके लिए लेकर नया संशोधन किया गया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नया इनकम टैक्स रूल 2026 के तहत ये नया फॉर्म जारी किया गया और कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। एक जरूरी जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमें उससे जो है, आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें और उत्साह मिलेगी और अच्छे नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने आगे के वीडियो पे। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कौन सा है ये फॉर्म। तो सरकार ने 2 फॉर्म थे, जो फॉर्म 15G 15H काम एक ही करते थे। जो आपका फिक्स डिपॉजिट पे जो ब्याज था उस पर टीडीएस ना काटने के लिए ये दोनों फॉर्म जो है वो जमा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एज क्राइटेरिया दिया जाता था। 60 वर्ष से कम है उन लोगों के लिए 15G होता था, 60 वर्ष से ज्यादा की आयु है उन लोगों के लिए 15H होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से क्योंकि नया कानून लाया गया है, संशोधन किया गया है, इस वजह से अब दोनों फॉर्म को कंबाइन करके वो दोनों फॉर्म खत्म हो चुके हैं। अब आपके लिए आ गया फॉर्म 121। अच्छा, ये फॉर्म 121 जो है वो भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। गलत अगर आपने भर दिया तो कहीं आपका जो टीडीएस का नुकसान ना हो जाए, आपका टैक्स ज्यादा ना कट जाए, या अगर आपने टैक्स बचा लिया लेकिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कहीं नोटिस ना आ जाए, तो उसके लिए समझिएगा कि किस तरह से ये फॉर्म आपको भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। फॉर्म 121 जो है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो ज्यादातर इंडिविजुअल भरते हैं अपना टीडीएस कटने से बचाने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर बैंक द्वारा अगर आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा अगर आपने कोई डिपॉजिट करी है पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया है, तो वहां पर आपका टीडीएस काटा जाता है। या कोई अदर स्पेसिफाइड इनकम जैसे डिविडेंड हो गया, प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं, तो वहां पर भी आपको ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी टोटल इनकम जो है बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए, यानी टैक्सेबल लिमिट से अंदर होनी चाहिए, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फॉर्म कौन भर सकता है? जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है, दोनों ही भर सकते हैं। ये एक ही फॉर्म कर दिया। पहले 15H 60 साल से ज्यादा वालों के लिए होता था और 15G 60 साल से कम वालों के लिए होता था, लेकिन अब ये दोनों एक फॉर्म कर दिया। 121 फॉर्म आपको जमा करना होगा। अच्छा, कोई एचयूएफ है तो वो कर सकता है, यस, एचयूएफ भी यहां पर कर सकता है। अच्छा, कंपनी और फर्म जो है वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। साथ में अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो भी नहीं है, और अगर आप रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी यहां पर ये फॉर्म आप जमा नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब ये पार्शियल इनकम आपकी जो है वो यहां पर इंडिया से आती है, टैक्सेबल होती है। इसके अलावा टीडीएस जो सेंट्रलाइज किया गया है वो फॉर्म 121 जो डिजाइन किया गया है ज्यादातर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए होता है, तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए नहीं है। तो यहां पर आपका जो टीडीएस है वो नॉर्मल रेट के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा, आपको रिफंड लेना है।
तो आईटीआर इसके लिए फाइल करनी पड़ेगी। किसके लिए? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं टीडीएस। यहां पर आपके फिक्स डिपॉजिट पर कितना कटेगा, कब कटेगा, कब ये आपका जमा होता है। ध्यान रखिएगा, टीडीएस का क्या मतलब है? टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक बिफोर पेइंग एफडी इंटरेस्ट। तो जैसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, अब बैंक जो है वो या तो ईयरली दे सकती है, क्वार्टरली दे सकती है, लेकिन आपको ये पहले ही कैलकुलेट करके ये फॉर्म जो है जमा कर देना। आपको इंतजार नहीं करना है कि बैंक इंटरेस्ट देगी तब मैं ये फॉर्म जमा करूं। आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कितने की आपकी एफडी है। मान लीजिए 20 लाख की एफडी है और रेट है 10%, ये अज्यूम करके चल रहा हूं 10% में, तो इस पे 2 लाख का आपका ब्याज बन रहा है। अब ये 2 लाख का अगर आपका 300 लिमिट से ज्यादा है, ये फॉर्म जाकर आपको जमा कर देना है। टीडीएस कितना डिडक्ट किया जाएगा, क्या यहाँ पर 300 लिमिट दी गई है? ध्यान रखिएगा, नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम है, तो 50,000 से ज्यादा का अगर आपको पूरे साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो 1 एफडी हो, 2 एफडी हो, 3 एफडी हो, सभी एफडी को मिलाकर यहां पर आपका ब्याज देखा जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक आपको देखना है, ना कि पर एफडी के हिसाब से। यानी अगर एक बैंक के अंदर है आईसीआईसीआई बैंक, एक है एसबीआई बैंक, मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में आपको 2 लाख का ब्याज मिल रहा है और एसबीआई में आपको 80,000 का ब्याज मिल रहा है, आप 60 साल से ज्यादा है, तो सिर्फ आईसीआईसी आपका 10% टीडीएस काटेगी, एसबीआई को यहां पर काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहां पर आपको पर बैंक के हिसाब से ये लिमिट जो है वो देखनी है, 1 लाख और 50,000। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में पहले आपकी एफडी का ब्याज मिल रहा था, एक एफडी में 50,000 मिल रहा था, दूसरी एफडी में 40,000 मिल रहा था, फिर तीसरी एफडी में आपको 20,000 रुपया मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपया। अच्छा, एक ही बैंक के अंदर 1,10,000 है, तो यहां पर भी आपका टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। अच्छा, रेट क्या होगी? 10% की रेट है अगर आप पैन कार्ड देते हैं, 20% की रेट होगी अगर आप पैन कार्ड बैंक को नहीं देते, और अगर आप ये फॉर्म जमा करते हैं तो उस केस में आपको 0 रेट लगेगी, यानी नील रेट। ध्यान रखिएगा, अगर आपका टीडीएस नहीं भी डिडक्ट होता है लेकिन फिर भी आपका एफडी इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो सकता है। मान लीजिए आपका 2 लाख का इंटरेस्ट था, लेकिन आपने फॉर्म जो है 121 जमा कर दिया, आपका टीडीएस नहीं कटा, लेकिन यहां पर अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो इस 2 लाख पर आपको 30% टैक्स सरकार को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तब आपको देना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कैसे आप टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं, एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस ना कटे उसके लिए। 15G 15H दोनों अब 121 हो गए हैं। नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें तो आपकी टोटल इनकम जो है वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए, जो आपके लिए है 4 लाख रुपए। कई लोग यहां पर हमसे लड़ रहे हैं कि सर 4 लाख नहीं 12 लाख की लिमिट दी गई है, लेकिन 12 लाख की लिमिट आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए दी गई है। अगर आप बैंक में ये फॉर्म जमा करते हैं 121, अगर आप 60 साल से कम है तो इस केस में आपको रिबेट भूल जाना है, 4 लाख की आपकी लिमिट रहेगी। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख है और 1 लाख का आपका डिडक्शन है, तो ये डिडक्शन का फायदा आपको मिल जाएगा। 4 लाख तक की इनकम हुई तो इस केस में आप फॉर्म 121 जो पहले हुआ करता था फॉर्म 15G, ये आप जमा कर सकते हैं। तो नेट टोटल इनकम आपको देखनी है, ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 5 लाख और डिडक्शन 1 लाख है, तो 4 लाख आपका हुआ, 4 लाख के अंदर है तो आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। रिबेट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। टैक्स लायबिलिटी ध्यान रखिएगा हमेशा आपकी नील होनी चाहिए। 1 रुपए का भी टैक्स भरना अगर आपको आ गया, स्पेशल इनकम आ गई, तो उस केस में ये फायदा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एफडी इंटरेस्ट अगर आपका पूरे साल में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपको एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख का और आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाता है 1 लाख रुपए का, तो इस केस में ये 5 लाख रुपया क्योंकि आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो गया है, तो उस केस में आप यहां पर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ये फॉर्म आप जमा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं 15H 121 सीनियर सिटीजन के लिए। यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, भले आपकी इनकम जो है वो 4 लाख से क्रॉस क्यों ना हो गई हो। यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा 87 है, रिबेट का फायदा मिल जाता है, कुल फायदा आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम का मिल जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी टोटल एफडी इंटरेस्ट अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हुई, मान लीजिए आपकी एफडी जो है वो 6 लाख है, तो भी आप यहां पर 4 लाख से ज्यादा है तो भी यहां पर आप ये फॉर्म 121 जो है वो जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको हर साल जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर जमा करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट स्पेशल रिलीफ दी गई है स्पेसिफाइड पेंशनर जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम है, सेविंग का ब्याज है, एफडी का ब्याज है और सेम बैंक से है, तो उसके इसमें आपको 121 फॉर्म नहीं भरना है, ना ही आपको कोई आईटीआर फाइल करनी है। आपको एक फॉर्म जमा करना होगा, फॉर्म नंबर 125 है। ये फॉर्म बात करता है बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है
जहां पर से पेंशन और ब्याज की इनकम आती है, तो उस केस में ना आपको आईटीआर बनना होता है, ना ही कोई अदर फॉर्म आप पर लायबल रहता है। तो ये फॉर्म सिर्फ आप एक डिक्लेरेशन है नॉर्मल, ये आप जमा कर दे, इसमें कोई भी इनकम आपको नहीं देनी है, बैंक के पास सारी डिटेल होती है। अगर 121 अगर आप बनने जाते हैं तो वहां पर आपको सारी डिटेल्ड इनकम देनी पड़ती है, लेकिन 125 अगर आप पे लागू है, 75 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है, तो 125 फॉर्म आप जरूर भरे बैंक में जाकर, तो आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा, और 12 लाख से अंदर है तो कोई आईटीआर भी नहीं बननी पड़ेगी, ना ही कोई टैक्स सरकार को आपको देना पड़ेगा। तो ये एक काम आप करें जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। अब आ जाते हैं अपने फॉर्म पे। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म आपको जो भरना है उसमें से ये जो 9, 10, 11, 12 और 13 ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट, 10, 11, 12, 13 ये 4 कॉलम इतने इंपॉर्टेंट है जिसको आपको प्रॉपर जो है यहां पर इनकम आपको बतानी होगी, क्या क्या इनकम आपको देनी है। सबसे पहले नेचर ऑफ इनकम बताया गया है, तो यहां पर बाकी सब डिटेल तो आपकी बेसिक डिटेल होती है जो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड से डाल सकते हैं। आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, पैन डिटेल हो गई, रेसिडेंट है या नहीं है वो डिटेल है, लेकिन ये डिटेल आपको इनकम रिलेटेड डालनी है। नेचर ऑफ इनकम क्या है, आपने लिखना है इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। तो आपको यहाँ पर अपनी इनकम बतानी है कि फिक्स डिपॉजिट के तहत ब्याज जो आपको मिला है वो आपकी नेचर ऑफ इनकम है। 10वें पॉइंट में दिया है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। तो मान लीजिए आपको ये इनकम हुई है 2 लाख की, ये एस्टिमेटेड इनकम है कि भाई आपने 20 लाख की करी थी और 10% रेट है तो 2 लाख का ब्याज आपको मिल रहा है। अच्छा, कितने 121 फॉर्म आपने जमा किए इससे पहले, मान लीजिए इससे पहले आपने 2 किए हैं, तो यहां पर आप 2 लिख दीजिए कि भाई मैंने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 जो है वो पहले फाइल किए थे, मतलब अप्रैल में, मई में, और मैं ये जो अभी फाइल कर रहा हूं ये मैं जून में फाइल कर रहा हूं, तो अप्रैल महीने में मैंने 2 फॉर्म फाइल करे। अच्छा, उन 2 फॉर्म में कितनी इनकम मैंने दिखाई है, तो इन 2 फॉर्म में मैंने टोटल 1 लाख की इनकम दिखाई है। फिर ये 12वां पॉइंट कहता है कि ये 10 और 11B के अंदर जो आपने इनकम लिखी है, यानी पहले टोटल मैंने जितने भी 121 फॉर्म भरे हैं उसमें जितनी इनकम आ रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई 3 लाख की इनकम आ रही है। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है 13 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपको बतानी है, यानी इन इनकम के अलावा भी अगर कोई इनकम है, तो मान लीजिए मेरी 2 लाख की पेंशन इनकम और थी, प्लस ये 3 लाख का और हो गया, तो टोटल 5 लाख की इनकम मैं यहां पर लिख दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है 4 लाख की लिमिट आपको मिलती है, और सीनियर सिटीजन वालों के लिए 12 लाख की लिमिट होती है। इससे क्रॉस अगर आप कर गए तो फिर ये 121 फॉर्म आप जमा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये नई डिटेल आपसे मांगी जाएगी। आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं पिछले लास्ट 2 ईयर की टैक्स ईयर की, तो उसकी डिटेल आपको देनी है, तो 24-25 की दे दीजिएगा जो आपने फाइल करी है, और 23-24 की आ जाएगी। 25-26 की तो अभी तक आपने फाइल नहीं करी है, तो ये 2 फॉर्म के एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पर रेंट इनकम आप दे सकते हैं, रिटर्न इनकम जो है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्म बनना। अब इसमें कई सारे सवाल उठ के आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि ये 121 फॉर्म जो है टोटल नंबर हम जो देने वाले हैं वो कैसे देंगे, पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये आता है कि यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, 12 लाख का फायदा 12 लाख से क्रॉस कर गई अगर इनकम तो कैसे होगा। आइए इस सबका जवाब हम आपको देते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक कैसे 121 फॉर्म जो है वो आपको चूज करने हैं, नहीं करने, कौन सी बैंक के हैं। मान लीजिए यहां पर आपकी एसबीआई या कैनरा, बीओबी, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी, यूको और यस बैंक, ये 10 बैंकें हैं। सभी में आपने एफडी करी है 10 लाख की, 15 लाख की, 18, 14, 25, 50, 21, 30, 12 और 28 की। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकल कर आ गई है। हमने बेसिक रेट ली है जो फिलहाल अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, 6 से 7% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर इस पर ब्याज हम निकाले, 1 साल का ब्याज जो है वो आपका ये निकल कर आ जाता है। अब अच्छा, ये समझना जरूरी है कौन से एफडी के लिए हमें ये फॉर्म जमा करना है। सबसे पहले तो ये चुनाव करना है हमें। तो हम देखेंगे भाई 10 लाख में एसबीआई में करा था 6.5% मिल रहा है, 65,000। अच्छा, 1 लाख से कम है, हम 60 साल से ज्यादा है, तो यहां पर हमें 121 फॉर्म नहीं जमा करना है। यहां पर 1 लाख से ज्यादा यस जमा करना पड़ेगा, यहां पर भी 1 लाख से ज्यादा जमा करना पड़ेगा। अच्छा, यहां करना पड़ेगा, यहां नहीं करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा। 84,000 है, नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये देख लिया कि 10 में से 7 बैंकों को हमें ये फॉर्म जाके जमा करना पड़ेगा कि आपको हमारा टीडीएस नहीं काटना है। बाकी की जो 3 बैंक है वो ऑलरेडी वैसे ही आपका टीडीएस नहीं काटेगी क्योंकि 1 लाख से अंदर है। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि मान लीजिए आईसीआईसी बैंक तीसरे नंबर पर आ रही है, मैंने ऑलरेडी कैनरा बैंक के अंदर फॉर्म जमा कर दिया, बीओबी बैंक के अंदर जमा कर दिया, तो इस बैंक के अंदर जब जमा कर रहा हूं तो डिटेल में कैसे लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो सवाल पूछे गए हैं। तो 2 बैंकों के अंदर मैंने ऑलरेडी फॉर्म जमा कर दिए, तो मैं यहां पर आ जाऊंगा
और मैं यहां लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म मैंने कितने जमा करे हैं, तो 2 बैंक के अंदर मैंने ऑलरेडी जमा कर दिए हैं। अच्छा, अभी मैं जो जमा कर रहा हूं आईसीआईसी बैंक में कर रहा हूं। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक के अंदर कितना आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1,93,750, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,93,750। अच्छा, बाकी 2 बैंक के अंदर कितना ब्याज आपका आ रहा था, तो ये आपका रहा था 1,01,000, 1,16,000, यानी कितना हो गया आपका 1,17,350, 1,17,350 रुपए। तो 1,17,350 आपको यहां पर लिख देना है। अच्छा, दूसरा ये और ये दोनों कर देना है, यानी लगभग ये 3 लाख मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये दोनों का मिलाकर आपका 3 लाख हो जाता है। तो ये आपका आ गया एग्रीगेट अमाउंट दोनों को मिलाकर। और आपकी कोई अदर इनकम हुई तो 6 लाख अलग अदर इनकम है और प्लस 3 लाख ये हो गई, टोटल 9 लाख। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म जो है वो देना होगा। अगर आपने पहली बार ही ये फॉर्म जमा कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आप कैनरा बैंक के लिए कर रहे हैं, तो इससे पहले तो आपने कोई फॉर्म जमा नहीं किया, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ फॉर्म में यहाँ पर 0 देना होगा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म में यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कैनरा बैंक का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा आपका। तो कैनरा बैंक का इंटरेस्ट कितना था, 1,01,250, 1,01,250, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। टोटल आपके आ गया 1,01,250, 9 लाख आपकी इनकम थी अदर इनकम, और 1,01,250 टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर्म दे सकते हैं। तो यह कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि अगर पहले कोई फॉर्म हमने दे दिया है, अच्छा बाकी के फॉर्म हमने नहीं दिए अभी तक, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, पीएनबी हो गया, यस बैंक हो गया, तो इसकी डिटेल आपको आईसीआईसी बैंक में नहीं देनी है, क्योंकि कहा गया है कि अर्लियर कौन से आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उनकी डिटेल देनी है। जो आप सबमिट करने वाले हैं उसकी डिटेल आपसे नहीं मांगी जा रही है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग बैंकों के हिसाब से हमने किया है। मान लीजिए एसबीआई बैंक ही है तो भी आपको इसी अकॉर्डिंग चलना है। एक बैंक के अंदर भी आपने मल्टीपल एफडी करी है तो उसी अकॉर्डिंग चलना है जैसे आपने डिफरेंट बैंक के अंदर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर वापस वही चीज है, एस्टिमेटेड इनकम आपकी, नेचर ऑफ इनकम आ गया, इंटरेस्ट इनकम आ गई। ये पहली एसबीआई बैंक थी, हमारी पहली बैंक थी जिसमें 2,20,000 का ब्याज हमें मिल रहा था। नंबर ऑफ फॉर्म हमने एक भी नहीं भरा यहां पर इससे पहले। एग्रीगेट इनकम कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि कोई फॉर्म नहीं भरा तो कोई 0 इनकम आ जाएगी। टोटल एफडी इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,20,000 रुपया, ठीक है। और अदर इनकम जो हमारी पेंशन 6 लाख की इनकम है तो ये 8,20,000 रुपया आ गया। अच्छा, दूसरी बार जब हम यूको का भरेंगे तब 1,80,000 हमें यूको से इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ में 2,20,000 हमें एसबीआई से मिला था वो ऐड कर दिया, टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना हुआ, और 6 लाख अदर इनकम मिलाकर चले तो 10 लाख रुपए ये हो गया। अच्छा, तीसरा पीएनबी बैंक के अंदर हम जमा कर रहे हैं 1.5 लाख का, पीएनबी बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है, और यहां पर ये जो 4 लाख है ये आपका यूको बैंक और एसबीआई बैंक का आ जाएगा, टोटल 4 लाख, टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया 5,50,000 रुपया। 6 लाख आपकी अदर इनकम है तो 11,50,000। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म जैसे एसबीआई में देंगे तो कोई यहां पर पहले डिटेल आपको नहीं देनी है, लेकिन यूको का आप देंगे तो एसबीआई की डिटेल जो है वो आप इस तरह से दे देंगे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म देना है। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एस्टिमेटेड टोटल इनकम हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 लाख के अंदर होनी चाहिए और नॉन सीनियर सिटीजन है तो 4 लाख के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए 4 केस हमने लिए हैं। पहला केस है, इसे आपकी पेंशन इनकम है 7.5 लाख रुपए, एफडी इंटरेस्ट आ रहा है 5 लाख का, और सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है 20,000 का। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है नहीं, रेंटल इनकम यहाँ पर कुछ है नहीं। ग्रॉस इनकम आपकी हो गई 12,70,000 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पेंशन पर मिल जाता है 75,000 का। 19,95,000 है, 12 लाख से अंदर है, सीनियर सिटीजन है। क्या आप 121 भर सकते हैं? यस, आप फॉर्म 121 भर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पेंशन है 3 लाख, एफडी इंटरेस्ट है 4,10,000 रुपए, सेविंग इंटरेस्ट है 30,000 रुपया। अच्छा, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,25,000 का, और रेंट इनकम हुई है 8 लाख की। टोटल आपकी हुई है 16,65,000 रुपए की इनकम। लेकिन यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेंगे, पेंशन का 75,000 रुपए मिल जाएगा। अच्छा, रेंट का आपको 30% यहाँ पर मिल जाएगा, और हाउस टैक्स इसका फायदा आपको मिल जाता है न्यू रिजिम में 25,000 ये कम हो जाता है, और 1,25,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिलता है अगर आपने एसटीटी पेड किया है, 112A है। तो 12 लाख की इनकम है, यहां पर आप जमा कर सकते हैं 121, यस कर सकते हैं, 12 लाख तक है। भले आपकी ग्रॉस इनकम 16,65,000 क्यों ना है, आप फिर भी ये जमा कर पाएंगे। तीसरा केस देखते हैं, 6.5 लाख रुपया पेंशन है, एफडी का ब्याज आ रहा है 2.5 लाख रुपया, सेविंग आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और रेंट मिलाकर 19 लाख की टोटल इनकम आ रही है। इसमें से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो गया, 30% हमने रेंट का कम कर दिया, हाउस टैक्स कम कर दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करके 14,15,000 आया। क्या इस पर मैं 121 फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, इस पर नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये 12 लाख से ज्यादा है।
यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा है तो इस केस में आप 121 नहीं भर पाएंगे। अच्छा, अगर आपने गलती से भर दिया तो आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो प्रॉपर इस पे आपको टैक्स सरकार को दे देना है। टैक्स नहीं दोगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं कटा है तो हो सकता है उतना टीडीएस का पर आपसे सरकार ब्याज वसूल कर ले। अच्छा, चौथा केस क्या है, 5 लाख है, 3.5 लाख है, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट आ गया, लॉन्ग टर्म और ये रेंट इनकम आ गई, टोटल 20,15,000 है। अच्छा, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 3 लाख आपका 10 लाख पर 30% कट गया। अच्छा, 50,000 आपका हाउस टैक्स हो गया, और मान लीजिए आपने होम लोन जो है लिया हुआ, उसका ब्याज का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपकी रेंट इनकम है तो उस केस में लेट आउट अगर आप करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो उस केस में 4 लाख का ये ब्याज का फायदा मिल गया, और 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 10,65,000 है, 12 लाख से अंदर है, यहां पर भी आप फॉर्म 121 जमा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 12 लाख से अंदर है तो फॉर्म 121 आप जमा कर सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा इनकम हो गई है लेकिन आपने जमा कर दिया है तो आप पर ब्याज का बर्डन बढ़ सकता है और हो सकता है आप पर नोटिस आ जाए, लेकिन अगर आप आईटीआर भरते हैं, प्रॉपर टैक्स दे देते हैं, तब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन सीनियर सिटीजन वालों के लिए 4 लाख, और जो सीनियर सिटीजन है या जो पेंशनर है 60 साल से ज्यादा, उन लोगों के लिए फायदा बेनिफिट दिया गया 12 लाख तक। भले ही आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, डिडक्शन का फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 लाख की इनकम है लेकिन फिर भी वो भर रहा है क्योंकि डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है, रिबेट का फायदा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।